प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षिकगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए। और आज का जो वीडियो है वो बिहार स्पेशल से संबंधित है। इसके पहले दिन मैं बिहार स्पेशल का एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको बिहार का एक झलक मैं दिखाया था, बिहार कैसा है। लेकिन उतने से काम आपको नहीं चलने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में विस्तृत रूप से डीपली आपको अध्ययन करना पड़ेगा बिहार स्पेशल के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 27 इसी जुलाई महीने में 27 जुलाई से शायद यूपीएससी प्रिलिमिनरी की परीक्षा होने जा रही है। वो भी कैंडिडेट होंगे, तैयारी कर ही रहे होंगे। उनके लिए शुभकामना है, उनको हो जाए। और आज का जो वीडियो है वो बिहार स्पेशल पार्ट 2 में बना रहा हूँ, जिसमें आपको जो यह वीडियो जो है वो तैयारी 4 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ दरोगा भर्ती के जो अभी परीक्षार्थी जो आवेदन करने वाले हैं, हाल में जो वैकेंसी निकली है, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ 9 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक अप्लाई करने का डेट है। बिहार एसआई भर्ती पुलिस सेवा आयोग द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, तो उसमें लोग अप्लाई कर रहे होंगे। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि उनकी परीक्षा में भी बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास बात यह है कि बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में या मेन एग्जाम में, वो उलझाने वाला क्वेश्चन रहता है। परीक्षार्थी को उलझाने वाला क्वेश्चन सेट करता है, उलझ जाए। और इसी उलझ जाने के कारण कैंडिडेट जो है, परीक्षार्थी जो है, वो गलत आंसर करके चले आते हैं। तो इससे आपको बचना है। यूपीएससी तो प्रयास करता है कि उलझाने वाला क्वेश्चन हम सेट करें, लेकिन उस उलझन को सुलझाने में ही नाम है। तो उलझन सुलझेगा कैसे? तो अध्ययन करने से सुलझेगा। अध्ययन से ही वह उसका उलझन सुलझेगा। साथ ही साथ परीक्षार्थियों को कॉन्फिडेंस रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज होता है। कॉन्फिडेंस रखना होगा, पेशेंस रखना होगा और लेबर करना होगा। और PYQ, ये 4 गो जो है उस सफलता का मूल मंत्र है। और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो विश्वास रख के पढ़ना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम 8-10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो आपकी सफलता निश्चित है। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो चलिए अब आते हैं अपने वीडियो पर। आज का जो विषय है वो बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी विषय से लेकर आया हूँ। जैसा कि ज्योग्राफी से भी 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। 8 to 10 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से भी पूछा जाता है। बिहार के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ, बिहार स्पेशल में। तो आज का जो टॉपिक है, बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन से हैं और उसके उद्गम स्थल। विद्यार्थी जो है नदी के नाम तो याद कर लेते हैं, लेकिन वो नदी कहाँ से निकल रही है, उसका उद्गम स्थल क्या है और कहाँ पर जाकर समाप्त हो रही है। बीपीएससी यही उलझाता है कि नदी के तो नाम दे देगा, लेकिन उसका उद्गम पूछ देगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर समाप्त होती है। तो नदी के नाम के साथ साथ आपको उद्गम भी याद करना पड़ेगा। उद्गम माने कहाँ से निकलती है नदी और कहाँ जा करके समाप्त हो जाती है। इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और इस तरह के क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आपका आज का टॉपिक रहेगा बिहार की प्रमुख नदियाँ, उसके उद्गम स्थल और बिहार के जल प्रपात और बिहार की मिट्टी। 3-4 चैप्टर को एक में ही बना दिया, एक ही वीडियो में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और उपयोगी भी है। तो परीक्षार्थी इस पर ज़रा ध्यान देंगे, और अगर यह वीडियो उनको पसंद आता है तो अपने साथियों मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि मैं कोई पैसा आपसे मैं नहीं लेता हूँ। यही मेरी खुशी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को पहुँचाइए, अगर आपको पसंद आता है तो। आइए अब चलते हैं अपने विषय पर। पहला है गंगा नदी, बहुत फेमस नदी है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री कहाँ है? सवाल ये भी आप पूछ सकता है, गंगोत्री कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में है, वहाँ है। और कहाँ जाके गंगा नदी समाप्त हो जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। 3 चीज 4 चीज याद करना पड़ेगा। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में है। और कहाँ जाके गिरती है? ये बंगाल के खाड़ी में गंगा नदी जाकर के समाप्त हो जाती है। उसके बाद दूसरी नदी है गंडक नदी। कहाँ से निकलती है? मध्य हिमालय से, हिमालय के बीचों बीच से निकलती है गंडक नदी, और नेपाल तथा तिब्बत होते हुए बिहार में आती है। नेपाल और तिब्बत होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करती है, और समाप्ति भी है इसका ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं, और खगड़िया के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के जो खगड़िया जिला है वहाँ गंगा नदी में जाकर के बूढ़ी गंडक मिल जाती है। समाप्त यहीं पर हो जाता है खगड़िया में। उसके बाद है कोसी नदी, चौथी नदी है। सप्तकोशी से निकलती है। नेपाल, सप्तकोशी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। सप्तकोशी से निकलती है और कहाँ जाके समाप्त हो जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है जाकर के। कोसी नदी, ध्यान दीजिएगा, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बहुत भयंकर और प्रलयकारी नदी है, और इसीलिए इसका नाम बिहार का शोक के नाम से भी लोग जानते हैं। किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? कोसी नदी। कहाँ से निकलती है? सप्तकोशी से निकलती है। कहाँ समाप्त होती है? सप्तकोशी कहाँ है? नेपाल में पड़ता है। और कहाँ जाके समाप्त मिल जाती है? तो गंगा नदी में जाके मिल जाती है। पांचवा है आपका सोन नदी। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। हालांकि सोन नदी के रूप में नहीं, लोग कहते हैं कि ये नद है। नदी तो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन सोन जो है वो पुल्लिंग में है, पुल्लिंग है। तो कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां से निकलती है, मैंने सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में, और वहां से गंगा नदी में जाकर के पटना के पास समाप्त हो जाती है। पटना में आकर के समाप्त हो जाती है, मिल जाती है। उसके बाद है छठा है सरजू नदी। घाघरा के नाम से भी लोग जानते हैं। सरजू नदी का दूसरा नाम घाघरा भी है, कंफ्यूज न होइएगा। घाघरा भी पूछ सकता है, सरजू भी पूछ सकता है। घाघरा के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से निकलती है? नमपा श्रेणी, नेपाल में पड़ता है। नमपा श्रेणी पहाड़ी है, वहीं से सरजू नदी निकलती है नेपाल से, और गंगा नदी में जाके विलीन हो जाती है। कहाँ? छपरा में। कहाँ विलीन हो जाती है गंगा नदी में? छपरा में आकर के समाप्त हो जाती है। कहाँ से निकलती है? नमपा श्रेणी, इसका उद्गम स्थल है नमपा श्रेणी। नमपा श्रेणी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। यही आपको याद रखना पड़ेगा, नमपा श्रेणी। यहीं पर उलझते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी को बिहार लोक सेवा आयोग उलझाता है, और गंगा नदी में जाके समाप्त हो जाती है। अब कहाँ गंगा नदी में जाके मिलती है? ये भी प्रश्न पूछ सकता है एमसीक्यू में कि सरजू नदी गंगा नदी में कहाँ विलीन होती है? तो आपका आंसर होगा छपरा में। आंसर होगा छपरा में। और उसके बाद है सातवीं नदी है बागमती नदी। हिमालय के से निकलती है, गंगा नदी में आकर के समाप्त हो जाती है। उसके बाद आठवां नदी है कमला नदी। हिमालय से निकलती है, गंगा नदी में समाप्त हो जाती है। नौवां है कर्मनाशा नदी, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। उसके बाद 10वां है अजय नदी, बटपाड़ से निकलती है। बटपाड़ एक जगह है, कहाँ है? जमुई जिला में, चकाई के पास। अजय नदी बटपाड़ से निकलती है, जमुई जिला के में चकाई एक जगह है, वहां से निकलती है और गंगा नदी में जाके समाप्त हो जाती है। अजय नदी इसका नाम है।
उसके बाद 11वां नदी है पुनपुन नदी, मध्य प्रदेश की पठारी क्षेत्र से निकलती है। पुनपुन मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है फतुहा के पास। कहाँ? फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। 12वां नदी है फल्गु नदी, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। फल्गु जो गया में है, गया फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से फल्गु नदी निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से, और ताल क्षेत्र में जा करके गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है 13वां नदी सकरी नदी, तो ये भी उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है, झारखंड में, झारखंड से आती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। उसके बाद है क्यूल नदी, क्यूल के पास है नदी जो हजारीबाग से निकलती है, झारखंड में पड़ता है और इसका उद्गम स्थल है क्यूल नदी, हजारीबाग के या झारखंड से निकलती है, हजारीबाग के आसपास से निकलती है। तो कुल 14 नदी है, इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है, कुल 14 नदी बिहार में। उसके बाद बिहार में 2 जलप्रपात हैं। पहला जलप्रपात ककोलत के नाम से जाना जाता है, जो नवादा जिला के गोविंदपुर प्रखंड में पड़ता है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला के गोविंदपुर प्रखंड में ब्लॉक में पड़ता है। उसके बाद है दुर्गावती जलप्रपात, कहाँ पड़ता है? कैमूर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बस 2 ही जलप्रपात हैं, एक है ककोलत जो नवादा जिला के गोविंदपुर प्रखंड में पाया जाता है, और दूसरा है दुर्गावती जलप्रपात, कैमूर जिला में पाया जाता है अवस्थित है। ककोलत नवादा और दुर्गावती जलप्रपात कैमूर जिला में। उसके बाद आ जाइए प्रमुख जल कुंड, ये भी पूछ सकता है कै गो जल कुंड है। ये तो जलप्रपात 2 गो हो गया, नदी 14 गो हो गया, जलप्रपात 2 गो हो गया बिहार में। और बिहार के प्रमुख जल कुंड के बारे में भी पूछ सकता है, तो जल कुंड आप देख लीजिए, सतधारवा जल कुंड, 7 धारा मिल करके जल कुंड का निर्माण करती है, तो कहाँ है? राजगिरी में पड़ता है। सतधारवा जल कुंड राजगीर में, सूर्य कुंड राजगिरी में, मखदूम कुंड राजगीर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, ब्रह्म कुंड राजगीर में पड़ता है, नानक कुंड राजगीर में पड़ता है, गोमुख कुंड मुंगेर में पड़ता है, सीता कुंड मुंगेर में पड़ता है, और ऋषि कुंड मुंगेर में पड़ता है। ये 9 गो कुंड है जल कुंड, इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा जाते समय परीक्षा में। उसके बाद आ जाइए बिहार की मिट्टी, सॉइल ऑफ बिहार। बिहार में मिट्टी कई तरह की होती है, मिट्टी कई तरह की पाई जाती है और कहाँ कहाँ है उसका जरा सा देख लीजिएगा। पहला है तो बिहार में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कई प्रकार के? 8 प्रकार के बिहार में मिट्टी पाई जाती है। पहला है पर्वत पादीय मिट्टी, कहाँ मिलेगा? पश्चिम चंपारण में मिलता है, उत्तर और पश्चिम। पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में और पश्चिम भाग में के जो मिट्टियां हैं वो पर्वत पादीय मिट्टी कहलाती है। दूसरा है तराई मिट्टी, पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक मिलता है। पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, जिला किशनगंज तक की जो मिट्टियां हैं वो तराई मिट्टी को तराई मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी में आपको गन्ना, धान, पटसन की बड़े पैमाने पर खेती होती है, अच्छी खेती होती है तराई की मिट्टी में। दूसरा है तराई की मिट्टी। तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, यही सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी है बिहार का। बिहार की 90% मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ का दूसरा नाम केवाल लोग भी कहते हैं देहात में, केवाल माटी है। तो केवाल मट्टी या जलोढ़ मट्टी जो है वो बहुत मजबूत मट्टी होती है, उसमें फसल बहुत अच्छी होती है। और इसका दूसरा नाम हम बताए केवाल मिट्टी, और विज्ञान की भाषा में कहिए या भूगोल की भाषा में कहिएगा तो जलोढ़ मिट्टी। और बिहार में 90% जो मिट्टियां हैं वही जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, केवाले मिट्टी है, और इसमें फसल का उत्पादन बहुत अच्छा से होता है। और ये मिट्टी का एक खास गुण है कि बहुत ही प्रेमी मिट्टी होता है। अगर आप बरसात हो गई और उस मिट्टी में आप जा रहे हैं तो आपका पैर जो है को उधार लेता है मिट्टी, इतना
पैर में आपको लग जाएगा, मैंने छोड़ती नहीं है मिट्टी। अगर कच्ची सड़क में भी बरसात के दिनों में आप जा रहे हैं तब जलोढ़ मिट्टी कहते हैं विज्ञान भूगोल की भाषा में, और ऐसे देहाती भाषा में इस मिट्टी को केवाल मिट्टी कहा जाता है। और बिहार की 90%, ध्यान दीजिएगा, 90% मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है या केवाल मिट्टी है। बिहार बोलचाल की भाषा में केवाल मिट्टी भी कहते हैं देहात में लोग। यह मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? गया है, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है, ये सब जो है, नवादा है, नवादा के कुछ भाग है, और ये सब जिला है केवाल मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि बिहार के 90% मिट्टियाँ जो है वो जलोढ़ मिट्टी है या केवाल मिट्टी है। चौथा मिट्टी है बलसुंदरी मिट्टी जिसको कहते हैं, जिसमें बालू की मात्रा कुछ रहती है, और वो मिट्टी गोरी रहती है, मैंने साफ रहता है। केवाल तो जरा भूसा टाइप का रहता है रंग में, और लेकिन ये बलसुंदरी मिट्टी जो है वो थोड़ा साफ मिट्टी रहती है। कहाँ मिलती है? पूर्णिया है, सहरसा है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। इन 4 जिलों में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है, जो आम और लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आम और लीची का उत्पादन बलसुंदरी मिट्टी में अधिक होता है, उसके लिए उपयुक्त मिट्टी है। उसके बाद है खादर मिट्टी। कहाँ मिलता है? खादर मिट्टी क्या है? यह बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी है। बाढ़ जब आती है बिहार में तो बहुत सा मिट्टी बहा करके ले आती है, और यह काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है बहा करके, वो मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। और यह मिट्टी है गंगा की घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक और महानदी की घाटियों में पाया जाता है। गंगा की घाटी है, गंडक है की घाटी है, बूढ़ी गंडक घाटी है, महानंदा की घाटी है जिसको अगल बगल क्षेत्र में महानंदा से बाढ़ आ जाती है, या गंगा के कारण अगल बगल क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है तो ले आती है मिट्टी। तो इस तरह की मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी का मतलब नदी में जब बाढ़ आती है तो वह बाढ़ जो है अधिक मिट्टी को घोल करके या घूल करके मिट्टी, या कट करके कह सकते हैं, मिट्टी आ जाती है, एक जगह से दूसरा जगह चल जाती है। तो ऐसे मिट्टी, और जहाँ पर समाप्त हो गया, रुक गया, वहाँ पर जम जाती है मिट्टी और वह उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ऐसे मिट्टी को हम खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है टाल क्षेत्र की मिट्टी। टाल क्षेत्र में बाढ़ द्वारा लाई गई यह मिट्टी होती है। टाल क्षेत्र की मिट्टी भी है, बाढ़ द्वारा लाई जाती है। टाल में बरसात के दिनों में डूबा हुआ रहता है, पूरा खेत डूबा हुआ रहता है, धान की रोपनी नहीं हो पाती है। क्या है भाई? तो पानी जमा रहता है, तो पानी जमा रहता है तो पानी में घुल करके मिट्टी भी आती है। तो ऐसे मिट्टी को हम टाल क्षेत्र की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जो टाल जो है वो बरसात के दिनों में आधा डूबा ही रहता है, धान की खेती नहीं हो पाते, किसान धान नहीं लगा पाते हैं। तो होता क्या है? तो इसमें रबी की फसल बहुत अच्छी होती है। रबी की फसल लगाते हैं किसान, जिसमें काफी अच्छा उत्पादन होता है, क्योंकि बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी है, वो काफी उपजाऊ होती है। उसके बाद 7वां है अबरख मिट्टी। यह मिट्टी नवादा जिला के रजौली प्रखंड में मिलता है। मिट्टी में कुछ अबरख पाया जाता है और यह अनुपजाऊ होता है, उतना उपजाऊ मिट्टी नहीं है। अबरख मिट्टी खास करके नवादा जिला के रजौली प्रखंड में मिलता है, एक ही जगह। उसके बाद है बलथर मिट्टी, इसमें भी बालू की मात्रा अधिक होती है। ये कहाँ है? कैमूर। यह मिट्टी कैमूर के पठार से राजमहल की पहाड़ी स्थानों में मिलती है। कैमूर के पठार और राजमहल के पहाड़ी स्थान, राजमहल के पहाड़ी स्थान है, वहां पर मिलती है इस तरह की मिट्टी। ऐसे मिट्टी को हम बलथर मिट्टी कहते हैं। बालू की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में लोहा के अंश भी पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, लोहा के अंश भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यह मिट्टी लाल रंग के दिखाई पड़ती है, रेड कलर, मिट्टी का रंग लाल होगा। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? खास कर करके राजमहल की पहाड़ी, राजमहल के आसपास के क्षेत्रों में, और कैमूर जिला में भी कुछ लाल मिट्टी पाई जाती है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है बिहार में? तो 2 ही जिला है, कैमूर है और राजमहल की पहाड़ी के आसपास का जो मिट्टी है वो। तो ये 8 तरह के मिट्टी बिहार में
पाई जाती है, इसको ज़रा ध्यान से देख लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ अगले वीडियो में मैं कोई नया टॉपिक लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। लेकिन एक प्रार्थना है, विनती है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों साथियों को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि मैं कोई पैसा आपसे नहीं लेता हूँ, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता हूँ। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको पहुँचाइए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं रोज़ आपके लिए कुछ नया चीज़ लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।